चलो सर, कभी कभी थोड़ा ज्यादा बोल जाते हो, हाँ सॉरी। चलो जी, एसेट्स शुरू करने वाले हैं हम। एसेट्स, एसेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो मेजर हेड, बस खत्म। ऐसे समझ लो खत्म हो चुका है यार। मेंटली तो खत्म हो चुका है, अब आंखों आंखों और दिमाग में हम खत्म कर देंगे। मेंटली खत्म। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, पहला कौन सा है? कुछ चेहरे मुरझा रहे हैं, थोड़े थोड़े सुलझा लो, तभी पढ़ने में मजा आएगा। विधि जी थोड़ा सा जाग जाओ। अब नहीं तो मेरे को वो बनना पड़ेगा, चैन से सोना है तो जाग जाइए, तो अच्छे नंबर लेने हैं तो पढ़ लीजिए। आखिरी के 2-2.5 महीने की चीज मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। अब आखिरी के 2-2.5 महीने, आखिरी के 3-4 महीने, 2-2.5-3 महीने कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करना है। अब अगर आप अब भी अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी तो फिर जाओ घर, कंबल कुंबल पहनो, चाय परोठा खाओ, सो जाओ। हाँ, अगर अभी भी तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। भाई मैं नहीं ऐसा अभी चाय परोठा वाला कर सकता। मैं करता हूँ, मम्मियों के फोन आ जाते हैं, बेटा कैसे चल रहा है, वो कह रहा है कि पूरी बुक पढ़ी है अभी। केड़ी नवंबर की पार्टी? चिल्ड्रन डे की पार्टी हम करेंगे पूरा का पूरा बैलेंस शीट एक ही दिन पे रिवाइज करके। मतलब बच्चों के लिए जाओ, बेनिफिशियल है। वही होता है ना, पेरेंट्स क्या सोचते हैं बच्चों के लिए क्या फायदेमंद है, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, डजेंट मैटर। तो हम क्या करेंगे, 14 नवंबर वाले दिन 5-6 घंटे की क्लास रख के सेकंड बुक पूरी रिवाइज कर देंगे, साथ बैलेंस शीट फ्री फ्री फ्री। कोई नहीं आएगा सर। थैंक यू। तो चलो जी, एसेट साइड स्टार्ट हो रही है। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट होती है विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश आफ्टर 1 ईयर। इसके अंदर पहला सब हेड है, यहां पे लिखा हुआ है पहला सब हेड फिक्स्ड एसेट। इसको कट करना शुरू कर दो। ये प्रिंट आउट में गलत है, तो इसको हम लिखेंगे पीपीई एंड आई ई। नहीं, आई ई नहीं, तुमने ई के चक्कर में साउंड चेंज करा दी। क्या बोलेंगे, पीपीई एंड। इसके अंदर अब बनेगा पहला सब सब हेड, ये लिखा हुआ है फर्स्ट सब सब हेड, फर्स्ट। तो ये टेंजिबल एसेट्स की को भी काट दो, तो इसको लिखेंगे पीपीई। हाँ, तो जिसके पास किताब और बुक कुछ भी नहीं है वो हाथ से लिखो पीपीई एंड आई ए। तो अब मेरा शुरू हो रहा है पीपीई एंड आई ए। पहला सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इसके अंदर पहला सब सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको सिंपल में बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। ये सबसे आसान है। प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग कंप्यूटर फर्नीचर, खत्म। सेकंड इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट है मेरा सेकंड सब सब हेड। इसको लिख लेना हाथ से, सेकंड सब सब हेड। फिर भी जो प्रिंटेड आपको रेडीमेड मिलता है ना, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता जितना अपने हैंड रिटन के ऊपर ध्यान जाता है। ये तो साइकोलॉजी 100 साल पहले प्रूव हो चुकी थी, मैं तो सिर्फ एक उसका एग्जांपल दे रहा हूं। तो जो पूरे पेज में आपने एक दो चीजें हाथ से लिखी होंगी ना, सबसे पहले बंदे का ध्यान ही उधर जाता है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट या थोड़ी मुश्किल आइटम है ना, वो हमेशा हैंड से लिखा करो, नहीं तो मार्क किया करो। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, इंपॉर्टेंट। माइनिंग राइट एक बार के लिए बता देता हूं, समझ लो मैं बिहार या छत्तीसगढ़ में हूं। बिहार नहीं, अब छत्तीसगढ़ ही बोलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में ना बहुत बड़े बड़े खदाने, माइंस हैं। वहां से कोयला निकलता है जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। ऐसे ही समुद्र के बीच में से भी निकलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो समझ लो अगर उस खदान में से, माइंस में से मुझे कोयला निकालना है, तो वो मतलब हमारे चाचा या मासड़ की प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने वो प्रॉपर्टी, आपको खेत या पहाड़ या कुछ ऐसी माइंस दिखी, आपने उसको खोदना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया कोयला। नहीं, गवर्नमेंट से हमें उस वाले चीजों की अलॉटमेंट लेनी पड़ती है, टेंडर लेने पड़ते हैं। तो समझ लो 3 किलोमीटर के वो पहाड़ या माइंस मुझे मिली कॉन्ट्रैक्टर को। तो ऐसे 25 कॉन्ट्रैक्टर पूरे देश में से आते हैं, सबसे बड़े बड़े, अंबानी टाइप के, अडानी टाइप के, या जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, वो कहते हैं इसका हम 100 करोड़ दे रहे हैं, तो इसमें से जितना कोयला निकलेगा हमारा, हम बेचेंगे। दैट इज कॉल्ड माइनिंग राइट्स। तो आपने वो 3 साल के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस या माइनिंग राइट्स खरीद लिए। वो पहाड़ आपके नहीं हुए, ना ना ना, आपको उस पहाड़ों पे, माइंस पे खुदाई करने के राइट मिले हैं। उसमें से जो मिला, हीरे मिल गए तो आपके, कोयला मिल गया तो आपका, कुछ ना मिला तो आपका।
पॉइंट समझ में आया? तो ये जो मैंने राइट्स लिए हैं, क्या मुझे सच में कोई फिजिकली एसेट मिली है? सोच के देखना। आई हैव गेन्ड द राइट टू एक्वायर द एसेट नहीं, मतलब कोयला वो निकालने का जो राइट मिला है। सेम ऐसे ही टोल टैक्स में होता है। आपको पता है जो टोल टैक्स हम दे के आते हैं, हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे होते ये टोल टैक्स। एनीबडी नोज? जो हम टोल टैक्स दे के आते हैं रास्ते में, ये हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। एक सरकार, एक प्राइवेट कंपनी है, उसने बोला ये 25 किलोमीटर की राजपुरा से लेके चंडीगढ़ की हाईवे मैं तैयार करूंगा। ठेकेदार किसको बोल रहा है? ठेकेदार बोल रहा है, हेलो हेलो, तो ये ठेकेदार बोलता है सरकार को। सरकार कभी भी सड़कें खुद नहीं बनाती आज के टाइम पे, वो ठेकेदारों को दे देती है। ठीक है जी। ठेकेदार को बोलती है आओ लगाओ बोली। पूरी देश दुनिया में बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं, वो कहते हैं भाई साहब राजपुरा से चंडीगढ़ की सड़क तैयार करेंगे, हम आपको देते हैं 200 करोड़। ठेकेदार पता है किसको बोल रहे चीज? सरकार को। 200 करोड़। दूसरा आया मेरे जैसा अमीर, 250 करोड़। फिर मुझसे ऊपर आया 300 करोड़। 300 करोड़ में ठेका दे दिया। कहता लेकिन अगले 10 साल तक इस पूरे हाईवे पे जितना टोल टैक्स है वो कंपनी कहती है फिर वो मेरा। गवर्नमेंट कहती है फिर अगर कुछ और लीकेज हुई, सड़कें टूटी, वो भी फिर आपको बनानी पड़ेंगी 10 साल। कहते हैं ओके है। 10 साल के लिए ठेका मिलता है, 20-20 साल वो ठेका चलता रहता है। 300 करोड़ में कंपनियां ठेका खरीदती हैं, 1000 करोड़ में कमा के जाती हैं। सर ठेका किस ठेकेदार को मिलता है? जो ज्यादा चढ़ावा चढ़ाता है आज के टाइम पे, मंत्री को। 300 करोड़ तो कागजों में दे दिया ना, फिर ऊपर से बोल देता है चलो यार 100 करोड़ आपके घर पहुंच जाएंगे। दुबई में पाम कोर्ट पे आपको एक घर दे दिया, ठीक है, आपके घर पे मुंबई में ये वाला फ्लैट दे दिया, आपके घर आपके पास कैश पहुंच जाएगा 50 करोड़ का। तो ऐसे ठेके मिलते हैं। हम चलो 2 नंबर ही छोड़ते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, माइनिंग राइट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, या कुछ ऐसे लाइसेंस हो गए, ये सारी चीजें हमारी इंटेंजिबल एसेट का पार्ट बनती हैं, जो हम 10 साल 5 साल के लिए ठेकेदार से खरीदते हैं, गवर्नमेंट से एज अ ठेका लेते हैं। तो गुडविल बाकी चीजें, जैसे ये रिसीप्ट नहीं है, इसको ना ठीक कर लेना, रेसिपी लिख देना। हमारा सबसे मेन शेफ कौन सा है? संजय, हाँ संजीव, संजीव कपूर। उसने पास्ता बनाया, क्या तब मैंने पास्ता बनाया कुछ इस हिसाब से पास्ता बनाया, कोई बना नहीं सकता। उसकी रेसिपी बेचूंगा 1 करोड़ की। 5 स्टार होटल वाले, ताज वाले खरीदने में तैयार हो जाते हैं। एक रेसिपी नहीं होता, बंडल ऑफ रेसिपीज होती हैं, या बंडल ऑफ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो बड़े बड़े शेफ है ना, ये 10-10 20-20 लाख में अपनी रेसिपीज बेचते हैं। तो रेसिपी, फॉर्मूले, डिजाइन, प्रोटोटाइप। डोली चाय वाला, क्या आप लोगों ने कल न्यूज सुनी? डोली चाय वाला भी, डोली चाय वाला तो पता है ना, वही वाला। तो डोली चाय वाले ने भी अपनी फ्रेंचाइजी खोल दी है 20-22 लाख में। तो वो फ्रेंचाइजी फीस, अब समझ लो मैं हूं, मैं डोली चाय वाले का बहुत बड़ा भक्त हूं। भाई साहब डोली चाय वाले के नाम पे 3-4 साल तो दुकान चली जाएगी। तो मैंने 20 लाख से डोली चाय वाले से वो फ्रेंचाइजी खरीद ली, एमबीए चाय वाले से, डोमिनोज वालों से, लेंस कार्ड से। तो मैंने तो 20-25 लाख भरा ना, दैट इज कॉल्ड मेरी फ्रेंचाइजी फीस, उसका ब्रांड नेम यूज करने की। दोज ऑल आर कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट बिकॉज यू हैव इनकर्ड सो मच अमाउंट, हैवी अमाउंट। ठीक है, ये इंटेंजिबल एसेट है। ओके जी। तीसरा सब हेड है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कल ही समझा दिया था। चौथा, कोई इंटेंजिबल एसेट या सॉफ्टवेयर इन प्रोग्रेस है, फॉर एग्जांपल टार्जन कार का डिजाइन, टार्जन कार का डिजाइन। बाकी कुछ कुछ चीजें ना आप लोग जब अपने आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तब भी डाउट्स आएंगे। ठीक है जी। तो मेरे पास फर्स्ट सब हेड खत्म हो गया। बताना क्या चल रहा था मेरा? नॉन करंट एसेट, फर्स्ट मेजर हेड, उसके अंदर फर्स्ट सब हेड का नेम बताओ। पीपीई एंड आईए, उसके अंदर 4 सब हेड। पीपीई पहला पहला पीपीई तक है सब हेड, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग फलाना। दूसरा आईए इंटेंजिबल एसेट, ये पढ़ लेना, प्लान वो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी फीस, माइनिंग राइट, ऐसे। तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल एसेट। इसके अंदर एक एक एग्जांपल ही आ रही है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन और कोई भी सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट। इसके बाद क्या स्टार्ट होने वाला है, जल्दी बोलोगे? क्या? सेकंड सब हेड स्टार्ट होने वाला है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपने किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर, गोल्ड, ज्वेलरी कुछ भी खरीद के रखा है, लेकिन 12 महीनों के बाद ही उसको बेच सकते हो। आपने खुद किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं अब। सर डिबेंचर तो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं, वो डिबेंचर हमने इश्यू किए थे, लोन लिया था। यार लोन मैंने किसी से तो लिया होगा। एक कंपनी डिबेंचर इश्यू करना चाह रही है, सोच के देखना। एक कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए, तो उसका मतलब क्या हुआ? लोन टेकन। कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए, उसका मीनिंग बोलो, लोन टेकन। 5 साल के लिए लिया कंपनी के लिए, वो लोन टेकन डिबेंचर क्या हुआ? नॉन करंट लायबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या मैंने दोनों ठीक बोले?
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब इसका सिक्के का दूसरा पहलू देखो, क्या आपको वो नजर में आता है? बीइंग अ जज, एक कंपनी का आपने सोच लिया, लेकिन जो ये डिबेंचर खरीदे उसी की किसी दूसरी कंपनी ने खरीदे, वो डिबेंचर पब्लिक ने नहीं खरीदे, किसी दूसरी कंपनी ने, तो दूसरी कंपनी ने वो वाला लोन दिया होगा ना। अगर हमने ये डिबेंचर इशू किए हैं तो किसी ना किसी ने तो वो डिबेंचर खरीदे होंगे। तो अब मैं चाहता हूं कि आप उस कंपनी के एंगल से भी सोच सकते हो जिसने ये डिबेंचर खरीदे हैं। अब इस कंपनी को ये वाले पैसे वापस करने हैं और दूसरी कंपनी को 5 साल के बाद वो पैसे मिलेंगे, तो जिसने डिबेंचर खरीदे हैं उसने तो एज इन्वेस्ट किए हैं ना अपने पैसे। तो ये वो चीज है, कहां गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। तो 5 साल के बाद मुझे तो पैसा वापस मिल जाएगा जिसने डिबेंचर खरीदे हैं, सब्सक्राइब किए हैं। जरूरी थोड़ी हमेशा पब्लिक ही सब्सक्राइब करेगी, गवर्नमेंट भी सब्सक्राइब कर सकती है, दूसरी कंपनी भी। तो इसको बोलते होते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट भी कई तरह के ऐसे शेयर्स या सिक्योरिटीज निकालती है, तो ये हो गई मेरी इन्वेस्टमेंट। लेकिन होनी कितने टाइम के लिए चाहिए ये? मोर देन, बिल्कुल ठीक है। तीसरा सब हेड है डेफर्ड टैक्स एसेट, यहीं पे छोड़ दो। चौथा है लॉन्ग टर्म लोन और एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन और एडवांसेस मतलब मैंने किसी को उधार दिया, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है गिवन, तो गिवन के ऊपर लिख देंगे लोन गिवन, यहां पे हमने लोन दी है। ज्यादातर पेपर में ऐसे ही आएगा लोन्स और एडवांसेस, तो इसको अपन नॉन करंट मानेंगे। इसकी एक आधी आइटम है जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन, मैंने लेंस कार्ट की फ्रेंचाइजी ली। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको इससे बड़ा अच्छा मतलब आइडिया मिलेगा। हमने क्या किया, लेंस कार्ट की, जैसे मेरे दोस्त ने ना कांगड़ा में टाइटन आई की, लेंस कार्ट का जो कॉम्पिटिटर है ना वो है टाइटन आई। ये दो चलते हैं मेनली इंडिया में। मेरे दोस्त ने कांगड़ा में टाइटन आई की एजेंसी ले रखी है, ठीक है। मैं अब राजपुरा में लेंस कार्ट की एजेंसी ले रहा हूं, पीयूष बंसल जी ने रखा हुआ है 25 लाख रुपए। ये 25 लाख मेरे लिए हो गई नॉन करंट एसेट्स का पीपीई एंड आईए का आईए। क्या आपको ये मेजर हेड समझ में आया? देखना, मेजर हेड क्या हुआ? नॉन करंट एसेट। सब हेड क्या हुआ? पीपी एंड आईए। क्योंकि इसके सब हेड हैं तो मेरे को दोनों लिखने पड़ेंगे, पहले सब हेड का नाम, फिर उसमें से वो किस सब हेड में फॉल हो रहा है। पहले देखो ये समझ में आ गया। लेंस कार्ड वाले कहते हैं 25 लाख के साथ 10 लाख रुपए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी गिरवी। ये बड़ी कॉमन चीज है, नॉर्मल, आप लोगों को शॉकिंग लग रहा होगा, हमें नहीं लगता। जब आप चंडीगढ़ में पीजी रेंट पे लेने जाओगे, जैसे ये वाली बिल्डिंग मैंने रेंट पे ली हुई है, तो 1 महीने का रेंट, 2 महीने की सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। सेम ये चीजें चलती हैं पूरे वर्ल्ड में। तो मैंने 10 लाख की सिक्योरिटी गिवन रखी, सिक्योरिटी, तो ये एक तरह से मैंने किसी को उधार दे दिया, सॉर्ट ऑफ। तो इसको बोल रहे हैं नॉन करंट एसेट्स का नॉन करंट, नहीं नहीं, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस था, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है ना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता हमें, तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन थोड़ी अजीब है, इसलिए मैंने आपको इसका एग्जांपल यहाँ पे दी है। ठीक, याद रह जाएगा सिक्योरिटी गिवन कहां पे आएगा, क्योंकि ये पैसा मेरा है ना, कल को मुझे वापस मिलना है। तो नॉन करंट एसेट का लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस। आगे आ गया अदर नॉन करंट एसेट्स, फिफ्थ सब हेड, फिर खत्म हो जाएगा पहला। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस लाइक शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या ट्रेड, पहले दूसरे वाला याद कर लो यार, ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर 12 महीने। नॉर्मली बताना ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर से पैसा मिलना होता है 1-2 महीने में, लेकिन पहली बात हो गई भाई मैं पैसे दूंगा 1-2 साल के बाद, तो फिर वो बनेगा अदर नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि 12 महीने के बाद मिल रहा है। अब आ रहा है अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। आप इसको अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस को ना पहले सिंपल समझो तभी समझ में आ जाएगा। मैंने मशीन खरीदी, ये बैलेंस शीट है यार, सिंपल बैलेंस शीट। मैंने मशीन खरीदी है 100 लाख रुपए की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है 10%, बताना माइनस डेप्रिसिएशन कितनी, कितने की बच जाएगी? 90 लाख की। बैलेंस शीट के बाद मेरे पास बन रहा है पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, टू मशीन या टू डेप्रिसिएशन? सोच लो एक बार, गलत बोल रहे हो। टू डेप्रिसिएशन कितनी? गवर्नमेंट, इसका ना मैंने आपको लॉजिक बताया था, गवर्नमेंट पूरा का पूरा 100 लाख रुपए मतलब 1 करोड़ रुपए ना पीएनएल में नहीं लिखने देती। अगर आप खर्चा इतना ज्यादा लिख दोगे 1 करोड़ का, फिर प्रॉफिट ही नहीं बनेगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा तो गवर्नमेंट का टैक्स नहीं बनेगा। इनकम समझ लो आपके पास 20-30 लाख होती है हर साल,
तो अगर आपने 1 करोड़ पहले ही साल दिखा दिया तो पहले साल तो पूरा पूरा लॉस में चला जाएगा, गवर्नमेंट चाहती ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स की वसूली भी करनी है। तो हमने मशीन को ऐसे सीखा था +1 में भी +2 में भी, बिल्कुल ठीक है जी। यानी कि आप मशीन का पूरा खर्चा एक साथ ना दिखा के 10 सालों में 10-10 लाख दिखाते हो, ताकि गवर्नमेंट कहती है आप अपना खर्चा भी दिखा दो लेकिन सालों में बांट दो। सेम ऐसे ही जो मेरे वो होते हैं ना लॉसेस, आज हमने डिस्कस किया था लॉस एसेट साइड पे आते हैं। अगर आप अपने पार्टनरशिप की बुक देखोगे ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। या जो अगर मैंने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए, 100 वाले डिबेंचर, 1 लाख वाले डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए, कंपनी के लिए लॉस है। लॉसेस हमेशा बैलेंस शीट में इस तरफ आते हैं, एसेट साइड, एडवर्टीजमेंट डिस्काउंट ऑन इशू, समझ लो यही आए हैं 100 लाख। अब मैंने मशीन की जगह नाम चेंज करके एडवर्टीजमेंट कर दिया, कंपनी वाले गवर्नमेंट कहती है तो जो ये वाले खर्चे होते हैं ना आपके हैवी अमाउंट वाले, इसको +1 में हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते थे, तो इन खर्चों को एक साथ P&L में नहीं दिखाने देंगे, ना 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 ना, एक साल P&L में दिखा दिए खर्चे बहुत ज्यादा हैं तो आपका प्रॉफिट गिर जाएगा, टैक्स नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट कहते हैं इन खर्चों को ना एज अ डेप्रिशिएट करके दिखाओ। आपने गुडविल खरीदी, पेटेंट राइट खरीदे, ठीक है, किसी कंपनी के पेटेंट खरीदे, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है तो एसेट साइड लिख दिया, लेकिन इससे अब कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप इसको क्या करना चाहते हो, लॉस दिखाना चाहते हो। गवर्नमेंट कहती है ऐसे कैसे, जो ये हैवी नेचर वाली चीजें होती है ना, इसको एज अ डेप्रिसिएशन ही दिखाना है, एक साथ नहीं दिखाना। तो डेप्रिसिएशन एक साथ लगती है या 10-10% लगती है? तो ऐसे ही जो इंटेंजिबल एसेट है या जो हैवी लॉसेस हैं वो डेप्रिशिएट करके दिखाने हैं। जो तो मशीनरी वगैरह होती हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हो डेप्रिसिएशन। अब देखो मैं अभी सिखा रहा हूं तो मैं अभी एक लाइन एडवांस में बोल रहा हूं, तुम्हें मैं 10 दिन बाद भी दिखाऊंगा, 2 दिन बाद भी, 3 महीने बाद भी। इसी पॉइंट को जो भी मैं 1 मिनट बाद बोलूंगा, यही पॉइंट कम से कम 5 बार बच्चे आगे आने वाले 2 महीने में पूछने वाले हैं। जब भी टेंजिबल चीज होती है, पीपीई, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन जब इंटेंजिबल चीज होती है, गुडविल, पेटेंट राइट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इनके लिए वर्ड डेप्रिसिएशन यूज करके अमोर्टाइजेशन यूज किया जाता है। दोनों का सेम मीनिंग है, नाम अलग अलग है। फिर से एक बार सर, जो टेंजिबल चीजें होंगी, टेंजिबल चीजों के लिए वर्ड यूज करते हैं हम डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन बहुत बार सुन लिया तो हम इसके साथ फेमिलियर हो गए हैं, यारी दोस्ती पड़ गई है। अगर डेप्रिसिएशन वर्ड पहले ना होता, +1 से ही अमोर्टाइजेशन होता, तो उसके साथ यारी दोस्ती पड़ जाती। लेकिन जो इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं या हैवी लॉसेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते वो भी डेप्रिसिएशन है, कह रहे हैं उसके लिए वर्ड यूज करो अमोर्टाइजेशन, मीनिंग सेम है, रिश्ता वही, सोच नहीं, ये वो चीज है। ठीक है जी। तो यहां पे अब हम पढ़ते हैं क्या मीनिंग निकल के आ रहा है अदर नॉन करंट एसेट में ना, अनएमोर्टाइज एक्सपेंसेस, अनएमोर्टाइज, जिसको एमोर्टाइज यानी कि डेप्रिशिएट नहीं किया हुआ, तो अनएमोर्टाइज के साइड पे हम पता है क्या लिखेंगे, रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू अनएमोर्टाइज के सामने। फिर से बैलेंस शीट में पेटेंट है 100 लाख के, मुझे हर साल इसका लॉस राइट ऑफ करना है। आप इसको पेटेंट बोल लो, आप इसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बोल लो, मुझे अब इसको एमोर्टाइज करना है, गवर्नमेंट इकट्ठा नहीं करने दे रही। पहले साल की डेप्रिसिएशन बताना, तो बाकी कितना बच गया, तो इसको हम माइनस करके लिखते होते हैं माइनस एमोर्टाइजेशन। अब मुझे बताओ इसमें से अमोर्टाइज्ड कौन सा है और अनएमोर्टाइज्ड कौन सा है? अमोर्टाइज्ड 10 लाख, अनएमोर्टाइज्ड, अगले साल अमोर्टाइज्ड कितना होगा सेकंड ईयर, एसएलएम मेथड है, एसएलएमई 10 लाख, अगले साल फिर से 10 लाख हो जाएगा, अनएमोर्टाइज रह जाएगा 90 - 10 80। अब आपको ये समझ में आएगा ये क्या चीज है अदर। पहले तो हेडिंग पढ़ो, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये वो एसेट हैं जो अभी तक, मतलब अदर नॉन करंट एसेट्स जो प्लांट मशीनरी नहीं है, क्या है, अनएमोर्टाइज एक्सपेंसेस लाइक शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट, डिबेंचर्स, या फिर एडवर्टीजमेंट रिटर्न ऑफ, लिखो जी एडवर्टीजमेंट रिटर्न ऑफ, ये वो वाली चीजें हैं। तो यानी कि मुझे बताना ये 80 रुपए की बात कर रहे हैं, 90 रुपए की बात कर रहे हैं, या वो 10-10 रुपए की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अनअमोर्टाइज्ड है, ये रिमेनिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, 90 लाख 80 लाख की। तो है तो मेरी एसेट। सर एसेट कैसे है भाई, एसेट साइड ही तो पड़ी है यार, ये 90 लाख एसेट साइड पड़ी है तो एसेट हो गई। खत्म हो गए देखना ये सारे। चलो जी एक बार के लिए याद करते हैं, नॉन करंट एसेट खत्म। नॉन करंट एसेट में पहला क्या था, जल्दी बोलो, पीपीई एंड आईए। इसके अंदर पहला पीपीई, प्लांट लैंड मशीनरी बिल्डिंग, आईए इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट। दूसरा सब हेड आप बोलो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट। चौथा लॉन्ग टर्म लोन्स और
एडवांस है, इसके अंदर एक ही आइटम आई थी, बोलो सिक्योरिटी गिवन। पांचवा क्या था, अदर नॉन करंट एसेट यानी कि अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। अच्छा सेकंड आ गया करंट एसेट्स, कन्वर्टेबल इन कैश विद इन 12 मंथ्स, यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, ऊपर लिखा नहीं हुआ था। इसके अंदर पहला याद है क्या था, करंट इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है शेयर डिवेंचर में, लेकिन एक साल से पहले पहले ही एक्सपायर हो जाएंगे और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। क्या खत्म हुआ है, सेकंड मेजर हेड का फर्स्ट सब हेड। सेकंड मेजर हेड का नेम बोलो एक बार जल्दी से। इसके अंदर पहला, दूसरा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर टोटल 6 चीजें होंगी, देखना दिखती हैं। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के साथ हम अशोका फर्नीचर हाउस का एग्जांपल लेंगे। रॉ मटेरियल यानी कि टिम्बर। वर्क इन प्रोग्रेस, हाफ बेड प्रिपेयर या हाफ टेबल प्रिपेयर्ड, ये कल वही वाली समोसे वाली, हाफ टेबल प्रिपेयर्ड। फिनिश गुड्स, टेबल प्रिपेयर हो गया, डिस्प्ले के लिए शोरूम में पहुंच चुके हैं। तो पहले 3 इन्वेंट्री तो पता चल गई, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। फिर कभी कभी हम कोई बेड फर्नीचर रेडीमेड खरीदते हैं, एज इट इज बेच देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। सीधा बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए सीधा स्टॉक खरीदा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, यार हमने दरवाजे खिड़कियां ये सब बनाना है, तो उसके लिए जो मेरे पास स्टोर्स स्पेयर्स चाहिए, हथौड़ी किल ये वो चीजें फलानी जो उसके साथ लगती हैं, फेविकोल के डब्बे पड़े हैं, दोज आर कॉल्ड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स, वही जो हथौड़े उथौड़े मैंने आपको बताया, हैमर्स वगैरह या कई तरह की छोटी छोटी मशीनें। तो 6 इन्वेंट्री के पॉइंट याद करते हैं, क्या क्या, रॉ मटेरियल, बोलो बोलो साथ साथ बोलो, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये दोनों में से पक्का आता है। लूज टूल सबसे ज्यादा फेमस है। तीसरा क्या होता था, ट्रेड रिसीवेबल, कस्टमर्स को बोलते हैं। तो इसमें 2 चीजें आएंगी, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स और, ये कौन लोग होते हैं, इसका मीनिंग लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल लिखो जी, गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो इन दोनों को सिंपली हम, ये डिबेंचर्स, बेटा ये डिबेंचर्स नहीं है, ये डेटर्स है, इसको ठीक करो, ऐसे खा पी के नहीं लिखना। नंदनी क्या कर रहे हो बेटा, ये आप ना ना ना, मे भी दोनों ने खा पी के लिखा हो। तो इसको बोलते हैं डेटर्स। कभी कभी इसको ट्रेड डेटर बोल देते हैं, कभी कभी सन्ड्री डेटर्स भी। डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर। मैं डेटर का मीनिंग लिखवाने चला था, मुझे तो पहले डेटर ही लिखवाना पड़ गया। तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल। चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या उसके साथ की चीजें, कह रहे कैश इन हैंड, रोकड़ा गांधी जी के नोट, कैश इन बैंक यानी कि कैश एट बैंक, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, और भी हैं, फिर इसमें और भी होने चाहिए थे। अच्छा क्या दूसरे चैप्टर में होंगे, कैश, ठीक है जी, कैश एंड, 4 खत्म हो गए यार। पहला क्या था, तुम्हें तो ये भी नहीं याद होगा नलायक को, क्या चल रहा है। ओ शाबाश, ये मेरे मक्खन बच्चे हैं भाई साहब, क्या चल रहा है, बैलेंस शीट। शुक्र है किसी ने उठ के ये नहीं बोल दिया सर अकाउंट्स। क्या चल रहा है, अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर थर्ड बुक के अंदर पहले चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर करंट एसेट। पहली क्या थी सर, हम क्या, सर आपने हमें 1.5 घंटा पढ़ा दिया है, आप हमसे उम्मीद लगाओगे हम अभी भी बोलेंगे। हाँ बेटा, उम्मीद और विश्वास पे तो दुनिया चल रही है, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो। तो क्या चल रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर्स डिबेंचर 12 महीने से पहले के लिए। सेकंड क्या था, इन्वेंट्री के अंदर टोटल कितने थे, पहला, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर। तीसरा क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, उसके अंदर 2 डेटर्स और, चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट। पांचवा शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस, यहां पे आपने लोन उधार मतलब कर्जा दिया, किसी को लोन दिया लेस देन 12 मंथ्स के लिए, खत्म। लास्ट, आप सोचो मेरा मुंह बन गया तो ये अदर करंट एसेट कैसी होंगी, बेकार होंगी। कैसी होंगी, हाँ, जैसे अदर करंट लायबिलिटी नहीं थी वाहियात इतनी सारी, ऐसे अदर करंट एसेट्स हैं। सर इसमें भी अक्कड़ बक्कड़ कर सकते हैं, हाँ, अगर आप पहला ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो एसेट है। ऐसे नहीं कि कोई आइटम है, तुम्हें कोल्स इन एरियर समझना है, तुमने बोला ठा 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 अदर करंट एसेट में आ गया। मतलब पहली आइडेंटिफिकेशन तो बेटा करनी पड़ेगी, लायबिलिटी है कि एसेट, उसके बाद अक्कड़ बक्कड़ खेल सकते हो। उधर था प्रीपेड इनकम, यहाँ पे है प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो मैंने किसी को पे कर दिया लेकिन हो सकता है मैं वापस ले लूं, जरूरत ना पड़ी। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एडवांस, ये दोनों सेम ही चीजें होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड एडवांस।
प्रीपेड और एडवांस ही एक ही मतलब होता है भैया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, प्रीपेड एक्सपेंस होता होगा। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब पैसा कमा लिया मिला नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अपोजिट है सर, ये लिखवा दिया करो ऐसे शब्द, ठीक है बेटा। अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे लिए क्या था, अदर सीएल, अदर सीएल, तो ये बन गया अदर सीए। सर ये तो बात ठीक है, ऐसे ऐसे समझाओगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। क्या अदर करंट एसेट हुई, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एडवांस, इस पे ना हंस लेना हमेशा इन लैक। और उसके बाद है एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड यार प्रीपेड एक्सपेंसेस की एक एग्जांपल है, सही बताएं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एक कैटेगरी है, उसके अंदर आप एडवांस टैक्स बोल दो, एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, कुछ भी बोल दो। अगला वर्ड देखते हैं, एनी अमाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे मेन शब्द बेटा ये वाला है, याद है जब अदर एक्सपेंसेस पेबल या जीएसटी पेबल था तो वो अदर सीएल था, यहाँ पे रिसीवेबल है तो अदर सीए हो गया। इंटरेस्ट एक्रूड ये तो हो गया था, ये वही एक्रूड इनकम का एग्जांपल निकल आया, इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है। उसके बाद ये वाला आया जी इंपॉर्टेंट और खतरनाक, ये आया इंपॉर्टेंट और खतरनाक, ये वाला पढ़ के देखो, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं सच कहता हूं बैलेंस शीट खत्म हो जाएगी। एक मिनट, टोटल दिख रहा है यार, अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस है टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 1 मंथ। हमने याद है कितने के ये पेटेंट लिए थे, ये वाले पेटेंट्स 16 के, पहले साल राइट ऑफ कितने के किए थे, 10 लाख के, अमोटाइज यानी कि राइट ऑफ किए थे तो 90 लाख बच गया था। अब आप ऐसे सोचो मैं 9 बार राइट ऑफ कर चुका हूं, आखिरी साल कितना बच गया होगा, आखिरी साल में 10th ईयर में 10 लाख बच गया होगा ना। अब इसको राइट ऑफ या अमोटाइज कब करना है, आने वाले 12 महीनों में। सेम यही चीज हम मैच्योर्ड डिबेंचर डिपॉजिट में भी करके आए थे, तो अगर अनएमोटाइज्ड हुआ विद इन 12 मंथ तो फिर वो अदर करंट एसेट बनेगा, अदर नॉन करंट एसेट नहीं। सर अगर पेपर में सिर्फ आए अनएमोटाइज्ड एक्सपेंस तो हमेशा नॉन करंट। मैंने ना कल एक चीज बोली थी, अब फिर से बोल रहा हूं, पूरे बैलेंस शीट में कोई अगर चीजें कंफ्यूजिंग हैं, जैसे मैं बताता हूं, डिबेंचर्स परचेज, डिबेंचर्स नहीं पता लग रहा कि 5 साल है, नॉन करंट माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं पता चल रहा, नॉन करंट माना जाएगा। अनएमोटाइज्ड एक्सपेंस नहीं पता चल रहा, नॉन करंट। सर सीधा बोल दो ना, अगर कुछ ना गिवन है एज्यूम इट टू बी अ नॉन करंट, बोलना एक बार के लिए अंग्रेजी में, एज्यूम इट टू बी अ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है। उसके बाद देखना इसमें कुछ नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं। हाँ कंफ्यूजिंग पॉइंट आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ कंफ्यूजिंग पॉइंट। हाँ सर ये तो भी आपने समझा दिया, पहला कंफ्यूजिंग पॉइंट पढ़ना जल्दी से। ठीक सर ये तो आपने बता दिया, आप अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अनएमोटाइज्ड एक्सपेंस क्या मानना है, नॉन करंट, सर ये भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को इकट्ठा क्या बोला जाता है, इक्विटी, चलो छोड़ दो इसको भी। अच्छा ये आ गया जी शेयर फॉर फ्यूचर वाला, फोर्थ शेयर फॉर फ्यूचर वाला कहां पे करना है, ये भी हम कर चुके हैं, देखना नॉट फुल्ली पेड अप वाले में ऐड करते थे, एडेड इन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल अंडर द सब हेड ऑफ शेयर कैपिटल। हम इसके लिए ना थोड़ा सा चेंज करेंगे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल नॉट फुल्ली पेड अप में, नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बिलो द बैलेंस शीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब इसके बाद ना कुछ आइटम्स आती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं आती, बैलेंस शीट के बाहर आती हैं, बस 2 पॉइंट और रह गए, खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसी आइटम्स आती हैं जो बैलेंस शीट में नहीं है, बिलो द बैलेंस शीट, जिसमें एक पहला आता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो होती है जो हो भी सकती है नहीं भी किसी इवेंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आज शाम को बारिश होगी, अगर हो गई तो चाय पकौड़े मेरी तरफ से, ना हुई तो तुम्हारी तरफ से, इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। ये तो हुई देसी एग्जांपल। सर कोई ऑफिशियल एग्जांपल बताओ, मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस चल रहा है, जज ने फैसला सुनाना है, तो अगर उसने मेरे अगेंस्ट फैसला सुना दिया तो मुझे 10 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, जो किसी ना किसी इवेंट पे डिपेंड है, यानी कि जज के फैसले पे। ये एग्जाम में इतनी आती है ना भाई साहब, पूरी बैलेंस शीट याद हो जाएगी, मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल लाइव डेमो, आपको पूरी बैलेंस शीट की आइटम्स याद होंगी। पेपर में आइटम पता है क्या आएगी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, जिसके अंदर आइटम्स ही फिक्स्ड हैं 4, और पेपर में आएगी ये, आपको मेजर हेड सब हेड याद ही नहीं रहेगा,
ठीक है, तो इसका लिखना भी सिर्फ मेजर हेड होता है क्योंकि इसके सब हेड है ही नहीं, तो ये तो बड़ा इजी हो गया। चार आइटम्स कौन सी हैं? क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, जो भी मैंने बोला, नोट एक्नोलेज्ड या नोट ट्रीटेड एज डेट। कंपनी अभी मान नहीं रही यार, कंपनी कहेगी जब जज फैसला सुनाएगा मैं तो लाइबिलिटी तब मानूंगा, लेकिन आपके अगेंस्ट आ तो सकता है ना। आपने बोला टमाटो केचप, वाह बड़ी लाल होगी, बड़ी टेस्टी होगी, आपको टेस्टी नहीं लगी, तो आपने कंपनी में केस कर दिया। जैसे सबसे पहले ये केसेस जो सबसे पहले फेमस हुए थे फेयर एंड लवली से। फेयर एंड लवली जब पहले 20-25 साल पहले ऐड आती थी ना, त्वचा गोरी हो जाएगी 6 हफ्तों में, असर देखिए, फिर वो 6 शक्लें दिखा देते थे, पहली मेरी जैसी, उसके बाद गोरी 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 गोरी, मेरे जैसा भी सोचा कि 6 हफ्ते में गोरा 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 हो जाएगा, तो मैंने फेयर एंड लवली खरीदी, 6 हफ्ते हुआ नहीं। तो जो मतलब मेरा तो चलो संकी दिमाग नहीं था, जो मेरी तरह कोई और संकी दिमाग वाले थे उन्होंने कंपनी में केस कर दिया। तो ये वाले केसेस अभी 3-4 साल पहले फिर दोबारा चले थे ऐसे क्रीम्स वगैरह पे, रेडबुल का पता नहीं, तो ऐसे ना फिर क्रीम्स पे दोबारा से 3-4 साल पहले केस चले, कोविड के बाद की बात बता रहा हूं। जज कहता हम पागल बैठे हैं क्या, इतने लाख केस पेंडिंग है और तुम काले गोरे होके लेके आ रहे हो। भाई हम गोरे नहीं हो पा रहे, भाई नेचर भी चीज होती है, जेनेटिक्स देखो, अपने मम्मी पापा को देखो, पता चल जाएगा। तो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नोट ट्रीटेड या एक्नॉलेज एज डेट, जिसको अभी तक हमने डेट नहीं माना, मतलब अभी हमने लाइबिलिटी नहीं मानी, तो जिसको भी हमने डेट लाइबिलिटी नहीं मानी किसी इवेंट पे मानेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। दूसरा बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बिल डिस्काउंटेड मतलब होता है बैंक से पैसा ले आया, लेकिन ये वाला पैसा मेरे कस्टमर ने बैंक को देना है, कस्टमर ने अगर बैंक को नहीं दिया तब तक आपके लिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। प्रपोज्ड डिविडेंड याद कर लेना, गारंटी गिवन बाय द कंपनी, कंपनी ने ना, मतलब इधर देखो, ये हुआ एक बंदा, ये हुआ दूसरा बंदा, कंपनी बैठी है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इसने इसको लोन देने, ये कह रहा मैं तो आपको जानता नहीं, ए कह रहा है भैया बी को मैं जानता ही नहीं, लेकिन हम एक बीच में मिडल में एक कंपनी है, हम दोनों इसको जानते हैं। कंपनी वाले कह रहे हैं ए को भाई लोन दे दे, मैं बैठा हूं ना, ट्रस्टी बंदा है, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी बंदा है, दे दे। कंपनी ने क्या किया, गारंटी, लेकिन ए बड़ा सियाना बंदा था, ठीक आपकी तरह, ए कह रहा भैया गारंटी देनी पड़ेगी रिटर्न में एफिडेविट के ऊपर, बी अगर कल को मुकर गया मैं थोड़ी ट्रस्ट वर्दी के ऊपर काम करूंगा, बी अगर मुकर गया कल को पैसे आपको देने पड़ेंगे। बोलो ऐसा कौन किसको बोल रहा है इस कहानी में? हाँ, इसमें कवि बोल रहा है कंपनी को। कवि क्या कह रहा है कि अगर बी पैसे देने से मुकर गया तो आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो जब तक बी कवि को पैसे नहीं दे देता कंपनी के लिए ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि किसी इवेंट पे ये वाली गारंटी मैच्योर होनी पड़ सकती है, पैसा कंपनी को देना पड़ सकता है। चार चीजें याद रखते हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है, जो अभी फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है। सर अगर फिक्स्ड लायबिलिटी होती, पक्की लायबिलिटी, वो तो फिर यार बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जाती ना, सोच के देखना। ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इसलिए तो बनी कि अभी फिक्स नहीं है, पक्की नहीं है। अगर पक्की लायबिलिटी हो ही जाए कि हाँ यार ये तो पैसे देने ही देने हैं, अरे वो तो फिर अदर करंट या अदर नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगी। तो चार चीजें, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, पेपर बुक में कभी कभी ट्रीटेड की जगह वर्ड आएगा एक्नोलेज्ड, तुम नलायकों को क्या पता, नोट एक्नोलेज्ड एज डेट, अभी तक हमने इसको डेट नहीं माना, मानना पड़ेगा जब कोई आदेश और थप्पड़ देगा, ठीक है। दूसरा बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड के ऊपर बड़े लोचे हुए, बड़े पंगे पड़े पिछले 5-10 सालों में, अब जाके उन्होंने बोल दिया प्रपोज्ड डिविडेंड ना अदर करंट लायबिलिटी नहीं है। एक जमाने में ये भी बैलेंस शीट के अंदर इसका उठना बैठना था, कह रहे हैं अब चल महल के बाहर, ठीक है, एक जमाने में था अब नहीं। लेकिन पेपर वाले स्टार देखो ऑलरेडी लगा हुआ है, पेपर वाले पूछते ही प्रपोज डिविडेंड है, पहले इसकी ट्रीटमेंट अदर करंट लायबिलिटी में होती थी, इसका भी महलों में बैठना था, अब ये बाहर भी उठा दिए गए। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, बिल डिस्काउंटेड, प्रपोज डिविडेंड, गारंटी गिवन बाय कंपनी, और एक टॉपिक रह गया फिर अब आपका, कह रहे हैं वेयर रिकॉर्डेड, बेटा इसको वेयर टू बी रिकॉर्ड करना है, बाहर बैलेंस शीट के बाहर। लास्ट रह गया कमिटमेंट्स, कई तरह के ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कंपनी कमिट करके रखती है कि हम परफॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं कमिटमेंट। इसके अंदर तीन है, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड, मैंने कमिटमेंट कर ली कि ये वाली बिल्डिंग मैं बनवा के दूंगा, मैं बनाऊंगा, या ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मैं पूरा करूंगा। दूसरा अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसका मीनिंग तो आता ही होगा यार, अगर नहीं आता तो मैं P&L भी अभी करा दूंगा फिर। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, शेयर चैप्टर कर चुके हैं, आप बैठे रहो, मैं तो बैठा ही हूं, मैंने तो वैसे भी शाम तक बैठना है, इसका मीनिंग बता दो मैं आगे चल पड़ूंगा। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, सर थोड़ा थोड़ा ऐसे और बोलो, समझ तो आ ही जाएगा।
फर्स्ट एंड सेकंड कॉल रहती है, या जो अभी कॉल नहीं करी कंपनी करी, अभी हम 10 में से, हाँ जो अभी हमने मंगवाए नहीं, तो कंपनी कहती है हम मंगवाएंगे, पता है कब? जब वाइंडिंग अप होगी कंपनी की। ये ना कंपनी पहले ही डिसाइड कर लेती है कि हम ना 10 के 10 रुपए नहीं मंगा रहे, पूरे जीवन काल में 8 रुपए ही मंगवाएंगे, 2 रुपए मंगाएंगे ही तब जब कंपनी वाइंडिंग अप होनी हो, बंद होनी हो, अदरवाइज मंगाएंगे ही नहीं। ये पहले दिन टर्म्स कंडीशन डिसाइडेड हो जाती हैं। ज्यादातर कंपनियां ये नहीं रखती, वो सारे पैसे मंगा लेती है, कुछ कुछ रखती है जिनके पास फंड बहुत है। तो इसको हम कमिटमेंट में देते हैं कि शेयर होल्डर से हम पहले ही, या कंपनी पहले ही उगलवा लेते हैं कि भाई साहब ये वाले पैसे तो देने पड़ सकते हैं, कमिटमेंट है। ठीक है। तीसरा, एरियर ऑफ डिविडेंड क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, आपके बिजनेस वाले टीचर ने सिखा दिया होगा यार, वैसे हमारे शेयर चैप्टर में था, मैंने कहा था याद कर लेना। प्रेफरेंस डिविडेंड याद है, उसके टाइप्स होते थे, एक होता था क्यूमुलेटिव। प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर आपको पता है फिक्स्ड मिलता है 10% हर साल, लेकिन इसमें होते थे क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। कंपनी कह रही है अगर मेरे पास पहले साल ना हुए तो अगले साल आपको 10% की जगह 20 दे दूंगा, अगले साल भी प्रॉफिट ना हुआ तो 10 और ऐड करके 30 दे दूंगा, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव कौन से होते थे, आप ट्राई करोगे? जिस साल रह गए वो रह गए, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज यूज करी। अगले साल अगर प्रॉफिट है तो भी सिर्फ 10 मिलेगा, पिछले भूल जाओ। तो ये कौन से बने देखना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के ऊपर एरियर ऑफ डिविडेंड, जो पिछले 2-3 साल से इकट्ठा हो गया, तो ये तो कमिटमेंट है भैया, देना पड़ेगा। चीज समझ में आ गई? कॉन्टिजेंट में थे 4, कमिटमेंट में है 3। कमिटमेंट के 3 याद करते हैं, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स, या फिर क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड। और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में 4 थे, पहला वो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, गारंटी गिवन, एक और कौन सा बोल रहा हूं, प्रपोज्ड डिविडेंड। अच्छा एक और आपके पास आएगा, एक और आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना। सर अगर ये आइटम पेपर में आ गई क्या आती है, पेपर में आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो इसके मेजर हेड में लिख देंगे नोट शोन इन बैलेंस शीट। सर अगर सब हेड खाली छोड़ाएंगे तो मैं बच्चों को बोलता हूं आप दोनों जगह लिखाना, मेजर हेड में भी सब हेड में भी, नोट शोन इन द बैलेंस शीट। ये शेयर कैपिटल वाला हम ये कर चुके हैं, P&L उसके बाद शुरू हो रहा है, छुट्टी थोड़ी हो रही है, बुक खोलो कॉपी